अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वाइटल फोर्स थ्योरी पे डिस्कस किया था, उसके बाद यूरिया की सिंथेसाइज पढ़ी थी हमने। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज या जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि मैंने लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड एक्सेस मींस हैलोजेंस। एक्सेस मींस हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम एक्सेस कहते हैं। ठीक है, मींस हैलोजेंस को जाहिर करते हैं। ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर ये एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा है वेयर कार्बन, हाइड्रोजन बोथ आर इसेंशियल। इनमें से कार्बन और हाइड्रोजन है ये इसेंशियल होते हैं, ये मतलब मस्ट बी प्रेजेंट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होंगे। इनके अलावा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोई एलिमेंट होता है तो वो ये होते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन भी आ सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लेकिन इनमें से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ये एसेंशियल होंगे, ये लाजमी होंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इनमें से जो कार्बन हाइड्रोजन है वो लाजमी होंगे। बाकी इन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, फास्फोरस और सल्फर और हैलोजन भी आ सकते हैं। ठीक, अब आप मुझे खुद बताओ कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये कब क्या हैं? ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब के सब एलिमेंट्स बेसिकली क्या हैं? ये सब के सब एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। ये क्या हैं सारे? ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी देखें इसका रिलेटेड, तो हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, इनमें से अब मुझे बता ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन मेटल है। और आपने पढ़ा हुआ है कि नॉन मेटल्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में कि ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड है दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नॉन मेटल एलिमेंट्स होते और नॉन मेटलों के दरमियान में शेयरिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन जाता है, लेकिन वो भी तो हम कोवलेंट में ही शामिल करते हैं ना। ठीक है, तो ये याद रखो कि कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स है दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड है जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो होती है, और उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। उनको आप थोड़ी सी हीट देंगे वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, आप थोड़ी सी हीट देंगे वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए लो होती है, मैंने रीजन लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना इनके मॉलिक्यूलों के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है, वो बहुत ही वीक होती है। थोड़ी सी हीट मिलती है वो ब्रेक हो जाती है और मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इजीली मतलब कि बॉइलिंग और मेल्टिंग जल्दी हो जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलों के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक क्यों होती है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो या तो नॉन पोलर होते हैं या तो वेरी लो पोलर होते हैं। नॉन पोलर या वेरी लो, और नॉन पोलर और वेरी लो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो बहुत ही वीक होती है। तो अब सवाल ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होती है, तो आप कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलों के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो वीक होती है, कमजोर होती है। अब आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक क्यों होती है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो या तो नॉन पोलर होते हैं या तो वेरी लो पोलर होते हैं। तो ड्यू टू नॉन पोलर और वेरी लो पोलर नेचर की वजह से उनके मॉलिक्यूलों में अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। थर्ड, अब हमने कहा
कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर वोलेटाइल इन नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वोलेटाइल नेचर के होते हैं, मींस दे इजीली एवापोरेट। अब आपसे पूछे कि बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर आप खोल के रखेंगे ओपन एटमॉस्फेयर में तो वो आसानी से एवापोरेट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी से एवापोरेट। जैसे पेट्रोल होता है, आप उनको खोल के रखते हैं, इजीली एवापोरेट। एसीटोन को बाहर रखें, ईथर को बाहर रखें, तो जितने भी ईस्टर को बाहर रखें, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ज़्यादातर अगर आप उनको बाहर रखेंगे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके, वो ईजीली एवापोरेट हो जाते हैं। और जो भी कंपाउंड्स जल्दी थोड़ी सी हीट पे, थोड़ी सी गर्मी पे एवापोरेट हो जाते हैं, हम उनको वोलेटाइल कंपाउंड्स का। तो हमने कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या है, वोलेटाइल नेचर के होते हैं, ये इजीली एवापोरेट हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वोलेटाइल क्यों हैं? उसका रीज़न ऊपर ही पड़ा हुआ कि मैंने लिखा ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट लो। तो याद रखो जिनकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है वो थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो जाते हैं, तो उनकी एवापोरेशन बहुत जल्दी होती है, मतलब कि उनकी बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से वो जल्दी क्या हो जाते हैं, एवापोरेट, मींस वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो ठीक है, तो याद रखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इजीली एवापोरेट हो जाते हैं, उसकी वजह कि उनकी बॉइलिंग पॉइंट लो है। फिर आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, उनमें वीक होती है। फिर पूछे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक क्यों होती है, तो आप कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसलिए वीक होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल लो और नॉन पोलर होते हैं, तो लो और नॉन पोलर की वजह से इनके मॉलिक्यूलों में फोर्स बिल्कुल कम होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, और उस बॉइलिंग पॉइंट कम की वजह से इनकी वोलेटाइल नेचर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड है दे आर जनरली कंबस्टिबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये कंबस्टिबल होते हैं। कंबस्टिबल हम उसे कहते हैं ऐसा कोई भी सब्सटेंस मटेरियल जो बर्न इन एयर, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कोई केमिकल जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जो एयर की प्रेजेंस में क्या हो, जल जाए। तो जो जल जाता है एयर की मौजूदगी में, हम उसे कंबस्टिबल कहते हैं। तो ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड होते हैं, तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, वो कंबस्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की मौजूदगी में वो कंबस्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जलने की सलाहियत भी है, ठीक, तो हम कह सकते हैं ये कंबस्टिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसके बाद हमने कहा कि दे आर जनरली फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये फ्लेमेबल होते हैं। अब ये फ्लेमेबल और कंबस्टिबल में क्या फ़र्क होता है? कंबस्टिबल हम उसे कहते हैं कोई भी ऐसा मटेरियल जो एयर की मौजूदगी में, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल जाए, क्या हो जाए, जल जाए। तो जो भी कंपाउंड ऑक्सीजन की मौजूदगी में, प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में क्या जल जाता है, जो भी कंपाउंड सिंपली जलता है हम उसे क्या कहते हैं, कंबस्टिबल। फिर वो चाहे जल्दी जले चाहे देर से जले, जो भी कंपाउंड, जो भी केमिकल जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हम उसे कंबस्टिबल कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं तकरीबन वो सारे क्या है, वो कंबस्टिबल होते हैं एयर की मौजूदगी में, हम इसलिए उनको कंबस्टिबल कहते हैं जल्द। लेकिन अब ये फ्लेमेबल क्या होते हैं? एक्चुअली फ्लेमेबल कहते हैं ऐसे कंबस्टिबल, ऐसे जलने वाले कंपाउंड, ऐसे कंबस्टिबल कंपाउंड्स, ऐसे कंबस्टिबल केमिकल्स जो फायर को कैच करके जल्दी जल जाए। तो वो केमिकल कंपाउंड्स, वो केमिकल, वो सब्सटेंस जो फायर को कैच करके जल्दी जल जाते हैं, हम उन्हीं केमिकल्स कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, फ्लेमेबल कहते हैं। ठीक है, तो फ्लेमेबल हम उन कंबस्टिबल कंपाउंड्स को कहेंगे जो फायर को कैच करके बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के अगर आग आप थोड़ी सी आग दो तो वो फायर को कैच करके जल जाता है। तो इसमें क्या है, पेट्रोल में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, केरोसिन ऑयल होता है, वो फायर को कैच करके जल जाते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो भी फायर को कैच करके जल्दी जल जाए, हम उनको फ्लेमेबल कहते हैं। तो इसका मतलब है फ्लेमेबल भी कंबस्टिबल ही हैं, लेकिन फायर को जल्दी कैच करके जल जाते हैं, इसलिए हम उनको फ्लेमेबल कहते हैं। तो इसका कैसे तक जितने भी हम कह सकते हैं ना कि जितने भी फ्लेमेबल है, ऑल फ्लेमेबल कंपाउंड्स मटेरियल्स आर कंबस्टिबल, जितने भी फ्लेमेबल है वो सारे कंबस्टिबल होते हैं, क्योंकि वो जल तो रहे ना, लेकिन बस जल्दी जलते हैं, इसलिए उनको फ्लेमेबल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सारे कंबस्टिबल जो हैं वो फ्लेमेबल नहीं है। ऑल फ्लेमेबल आर कंबस्टिबल बट ऑल कंबस्टिबल आर नॉट फ्लेमेबल, सारे कंबस्टिबल फ्लेमेबल नहीं है, क्योंकि कुछ कंबस्टिबल ऐसे होते हैं जो फायर को कैच करके नहीं जलते हैं, वो काफ़ी देर के बाद जलते हैं, जैसे वुड होते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो फायर को कैच करके नहीं बल्कि देर से जलते हैं, तो उनको हम फ्लेमेबल नहीं कहेंगे। फ्लेमेबल सिर्फ उन कंबस्टिबल को कहेंगे जो फायर को कैच करके। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंबस्टिबल भी होते हैं, साथ साथ में वो फ्लेमेबल भी होते हैं, फायर को कैच करके जल्दी जल जाते हैं, फ्लेमेबल। अच्छा, और
और ये इनफ्लेमेबल क्या होता है, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल एक ही बात है, बस ये है कि इनफ्लेमेबल थोड़ा ओल्ड लफ्ज है और जो फ्लेमेबल होता है ना वो न्यू लफ्ज है। इनफ्लेमेबल, आप इनफ्लेमेबल को नॉन फ्लेमेबल मत समझिए, जिसको जो नहीं जलता, जो नहीं जलता हम उसको नॉन फ्लेमेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फ्लेमेबल, मतलब जो फायर को कैच नहीं करे, जो जल्दे नहीं, ठीक है, उसलिए नॉन फ्लेमेबल। तो इनफ्लेमेबल असल में पुराना लफ्ज है, इस इन का मतलब नो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस इन का मतलब नो नहीं था, तो इस इन का मतलब होता है इनवोर, मतलब कि जो फ्लेम प्रोड्यूस करे, हम उसको इनफ्लेमेबल कहा जाता था। तो इसका इन का मतलब नो नहीं था, ये प्रीफिक्स इन नो को शो नहीं करता था। तो पहले इनफ्लेमेबल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था फ्लेमेबल की जगह, लेकिन काफी लोगों को ये डाउट हो रहा था, लोग इनको नो समझ रहे थे, तो इनको क्या समझते, नो समझ रहे थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको हटा दिया। क्या कर दिया, इनको कहा कि ये इन जो है ना काफी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, इनका मतलब लोग नो समझ रहे थे, उसका मतलब इनफ्लेमेबल मतलब नो फ्लेमेबल समझ रहे थे, मतलब ऐसे कंपाउंड जो जलते नहीं है, तो इसलिए इनको हटा दिया और फ्लेमेबल कहा। लेकिन सेंस दोनों का याद रखो एक ही, इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल का मतलब क्या है कि जो फायर को कैच करके जल जाए, उन दोनों को ये, बस ये ओल्ड है और ये न्यू है, ठीक है, विच कैच द फायर इजीली, ठीक है, तो फायर को कैच करके और जल जाए, हम उसे क्या कहते हैं, फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल, और आग भी प्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, दे आर द पुअर कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल पास नहीं करते, अगर करते हैं तो कुछ कंपाउंड्स हैं जो करते हैं, वो भी थोड़ा सा करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या पास करते हैं, ठीक है। तो वजह उसकी क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब आयंस होते हैं, और आयन कहाँ होता है, जहाँ आयोनिक बॉन्ड होता है। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड होता है इसका मतलब है आयंस नहीं होते हैं। जब हमने कहा जहाँ आयोनिक बॉन्ड होता है वहाँ आयंस होंगे, और जहाँ आयन होंगे वहाँ ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की टेंडेंसी, सलाहियत होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आयोनिक नहीं बल्कि कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड है की वजह से आयंस नहीं है, तो आयंस ना होने की वजह से ये पूरा कंडक्टर ऑफ, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बहुत, या तो बिल्कुल नहीं होती या तो थोड़ी सी होती है, नेग्लिजिबल के बराबर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद क्या है, दे आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अगर आप इनको ज़्यादा हीट देंगे, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो हाई टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट कर छोटे छोटे कंपाउंड्स में तब्दील हो जाते हैं। तो ठीक है, तो मैंने लिखा है दे डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर इनटू सब्सटेंसेस। तो ये हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, डिकम्पोज और छोटे छोटे कंपाउंड्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन क्या होती है इसको थोड़ा समझना। कैटिनेशन को मैं अगर आपको सिंपली ऐसे एक्सप्लेन करूं, कैटिनेशन कहते हैं एक जैसे एटम, क्या, एक जैसे एटम, सिमिलर एटम, एक जैसे एटम आपस में मिलके लॉन्ग चेन या लॉन्ग रिंग, ऐसा फिनोमेना जिसमें क्या है, एक जैसे एटम आपस में मिलके क्या लॉन्ग चेन या रिंग बनाए, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन कहते हैं टू फॉर्म लॉन्ग चेन या लॉन्ग रिंग, ठीक है, बाय सेल्फ लिंकिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग की वजह से, मतलब एटम, एक जैसे एटम आपस में मिलकर लंबी चेन बनाए या रिंग बनाए, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो हमने लिखा है कि तो अब आपको पता है कौन से एटम है जो आपस में मिलकर लॉन्ग चेन या रिंग बनाते हैं, वो ये होते हैं। कार्बन सबसे पहले नंबर पे कार्बन आता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फास्फोरस। तो याद रखो एक जैसे एटम आपस में मिलकर लॉन्ग चेन जो बनाने की सलाहियत है वो कार्बन में, सबसे ज्यादा कैटिनेशन कार्बन में होती है। ये कार्बन के जो एटम्स होते हैं ये आपस में मिलकर काफी लंबी चेन बनाते हैं, 60 कार्बन तक बनाते हैं, 50 कार्बन तक, 20-30 कार्बन तक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो कार्बन ऐसे एटम से जो आपस में मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन होती है वो कार्बन के अंदर। उसके बाद उसी का बड़ा भाई है सिलिकॉन। सिलिकॉन के एटम भी आपस में मिलकर
लॉन्ग चेन बनाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते जितनी कार्बन बनाता है। तो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन कार्बन में, उसके बाद जो लंबी चेन बनाने की सलाहियत है कार्बन के बाद वो सिलिकॉन के अंदर है। सिलिकॉन के बाद किसके है? सल्फर। उसके बाद किसके? फास्फोरस। तो आपने देखा होगा सल्फर के एटम आपस में मिलके 8 मेंबर रिंग भी बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा पकड़ रिंग, तो 8 मेंबर रिंग बनाते हैं। इसका मतलब है ये भी एक कैटिनेशन है। और प्लास्टिक सल्फर में क्या? ओपन चेन की तरह मिलते हैं सल्फर। और फास्फोरस के एटम भी P4, 4 एटम फास्फोरस के मिलके रिंग बनाते हैं। तो ये कैटिनेशन की टेंडेंसी आपको आनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर और उसके बाद फास्फोरस आता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर कार्बन के अंदर कैटिनेशन सबसे ज़्यादा क्यों होती है? कार्बन के एटम आपस में मिलकर लॉन्ग चेन क्यों बनाते हैं और सिलिकॉन सल्फर ये क्यों नहीं बना पाते, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्यों नहीं बना पाते? इसकी वजह क्या है? एक्चुअली मैंने कहा ना कार्बन ऐसे एटम है जो आपस में मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं। ठीक है, मैंने कहा कैसे? ये कार्बन है, कार्बन के एटम आपस में मिलकर क्या बनते? लॉन्ग चेन बनाते हैं। इस तरीके से लॉन्ग बहुत बड़ी चेन बनाते हैं। और इस फिनोमेना को हम कैटिनेशन, या तो कार्बन के एटम आपस में मिलकर क्या करते हैं, या रिंग बनाते हैं इस तरीके से, ये रिंग, ठीक है, ये रिंग भी बनाते हैं। तो ठीक है, बहुत सारे रिंग्स बनाते हैं, 5 मेंबर की भी रिंग बनाते हैं और 6 मेंबर की भी रिंग बनाते हैं। तो कार्बन के एटम आपस में मिलकर लॉन्ग चेन या लॉन्ग रिंग बनाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कैटिनेशन कहते हैं। सवाल ये है, लेकिन सिलिकॉन के एटम भी आपस में मिलकर चेन बनाते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन के एटम्स के अंदर भी चेन बनाने की सलाहियत है, लेकिन कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा कैटिनेशन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन सबसे ज़्यादा कैटिनेशन क्यों करता है? कार्बन सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन और रिंग्स क्यों बनाता है? इसमें ऐसी क्या खास बात है? एक्चुअली क्या है कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बनता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इस स्ट्रांग बॉन्ड बनने की वजह से तो कार्बन के एटम काफ़ी सारे मिलके क्या बहुत ही लंबी चेन बनाते हैं। जहाँ एटम के दरमियान में बॉन्ड स्ट्रांग बनता है ना, और टेट्रावेलेंट वैलेंसी होती है, और ये क्या करता है कि आपस में बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। तो काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड बनने की वजह से ये लंबी चेन बनाते हैं, काफ़ी मजबूत होती है और काफ़ी रिंग भी बनाते हैं इसके अंदर। एक्चुअली तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वो आपको पता है P और P ओवरलैपिंग की वजह से। इसकी ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव होती है। तो बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड, और कार्बन के ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं होता, तो लॉन पेयर ना होने की वजह से तो इस बॉन्ड पे कोई रिपल्शन नहीं होती, और जब रिपल्शन नहीं होगी तो ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो कार्बन की एक तो साइज छोटी है, और दूसरा कार्बन के ऊपर लॉन पेयर नहीं होता, तो लॉन पेयर ना होने की वजह से और कार्बन के एटम की साइज छोटी होने की वजह से ये आपस में कार्बन के एटम मिलके क्या लॉन्ग चेन बनाते हैं, लंबी चेन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है कार्बन, जिसकी वजह से। लेकिन सिलिकॉन टू सिलिकॉन भी बॉन्ड बनता है, लेकिन सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, क्योंकि सिलिकॉन की साइज बड़ी होती है। और आपने पढ़ा है कि एटम की अगर साइज बड़ी होती है तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा वीक होता है। तो सिलिकॉन की एटम की साइज बड़ी है, तो जिसकी वजह से उनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं बनता जितना कार्बन टू कार्बन बनता है। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या है, लॉन्ग चेन और लॉन्ग रिंग बनाते हैं कार्बन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन भी तो हो सकता ना इसकी साइज। एक्चुअली नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन इसलिए नहीं बनाता क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है। अगर ये बनाएंगे लॉन्ग चेन तो ये लॉन पेयर क्या करते हैं, ये लॉन पेयर रिपल्शन करेंगे, ये लॉन पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे, और इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि इस बॉन्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा और लंबी चेन नहीं बन सकती, जिसकी वजह से ये लंबी टूट जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन लॉन्ग चेन नहीं बना सकता। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन भी नहीं बना सकता, क्योंकि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन आपको पता है इनके ऊपर भी क्या होती है, ये लॉन। तो इस तरीके से अगर ये बनेगी तो ये लॉन्ग चेन टूट जाएगी, क्योंकि ड्यू टू लॉन पेयर ज़्यादा रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन नहीं बन पाती। तो ये ही रीज़न है अगर आपसे पूछे तो। मैंने लिखा है कैटिनेशन किसे कहते हैं, टू फॉर्म लॉन्ग चेन या रिंग्स। एटम, एक जैसे एटम आपस में मिलके लॉन्ग चेन या रिंग बनाए बाय द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन या एटम्स। मैंने लिखा है कार्बन के एटम या कोई और एटम सेल्फ लिंकिंग आपस में मिलके लॉन्ग चेन या रिंग बनाए, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। अब आप खुद बताएं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये लॉन्ग चेन बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लॉन्ग चेन और रिंग्स होती है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके अंदर कार्बन होता है। और हमने कहा कि अगर आपसे पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैटिनेशन शो क्यों करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होता है, और कार्बन ही
वो एलिमेंट है जिसके एटम आपस में मिलकर लॉन्ग चेन और रिंग बनाते हैं। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैटिनेशन होती है, मीन्स लॉन्ग चेन कंपाउंड और रिंग लाइक कंपाउंड्स बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये कैटिनेशन इसके अंदर होती है कार्बन की वजह से। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड, देयर रिएक्शंस आर स्लो। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी रिएक्शन स्लो होती है, मतलब इनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्टेंट है वो आपस में मिलते हैं, उनको टाइम लगता है, मिनट लगते हैं, घंटे लगते हैं, दिन लगते हैं रिएक्शन, और महीने भी लगते हैं। तो इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होती है, ये स्लो होती है। ठीक है, मतलब कि इतनी भी फास्ट नहीं थी, मॉडरेट भी होती है या स्लो भी होती है। ठीक है, वजह इसकी क्या, अगर आपसे पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है वो स्लो क्यों होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनिक के मुकाबले में, क्यों होती है, इसकी वजह है ड्यू टू लो और नॉन पोलर नेचर। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो या तो लो पोलर होते हैं, बहुत ही कम चार्जेस होती है पार्शली, और या तो नॉन पोलर होते हैं। और याद रखो कि जो रिएक्टिविटी होती है वो पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, मतलब जिस कंपाउंड में चार्जेस ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपाउंड और जल्दी रिएक्शन करता है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लो पोलर या नॉन पोलर, तो लो पोलर और नॉन पोलर होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम स्लो होती है, मतलब टाइम लगता है इनको, ठीक है, रिएक्शन करने में, आपस में मिलने में। क्योंकि लो पोलर होते, अगर पोलर होते ज़्यादा तो फिर इनकी चार्जेस इफेक्टिव होती हैं आपस में मिलकर और फटाफट जल्दी प्रोडक्ट बना लेती। तो याद रखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड है जिनकी रिएक्शन स्लो और मॉडरेट होती है। उसकी वजह क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लो और नॉन पोलर नेचर होते हैं। अब पूछेगा लो और नॉन पोलर नेचर क्यों होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैंने लिखा है विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से या तो चार्जेस बिल्कुल नहीं होती है, मतलब नॉन पोलर बन जाता है, या तो पार्शियली चार्जेस, स्लाइटली चार्जेस प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर आयोनिक बॉन्ड होता है ना तो फिर आयंस होते हैं, और आयन के ऊपर फुली चार्ज होती है, और जो फुली चार्ज वाले होते हैं ना कंपाउंड वो फटाफट जल्दी रिएक्शन करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस बनी होती है, बस मिलने की देर होती है, वो फटाफट रिएक्शन करते हैं, वो विद इन सेकंड्स के अंदर भी रिएक्शन कर लेते हैं। याद रखो, एक सेकंड से कम भी कर सकते हैं। तो याद रखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन स्लो और मॉडरेट होती है लो और नॉन पोलर नेचर की वजह से। और लो और नॉन पोलर नेचर क्यों होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब आप मुझे खुद बताओ कि जिनकी रिएक्शन स्लो और मॉडरेट हो, उनकी रिएक्शन को अगर हमें स्पीड अप करना होता तो क्या, या तो हम उनको कैटलिस्ट प्रोवाइड करते, या हम उनकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करते उनकी रिएक्शन को प्रोसीड या स्पीड अप करने के लिए। तो मैंने लिखा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड है दे नीड अ कैटलिस्ट, इनको कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो ज्यादातर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं, क्यों, उनकी रिएक्शन को चलाने के लिए या स्पीड अप करने के लिए। तो दे नीड अ कैटलिस्ट, या कोई स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं। ठीक है, प्रेशर और क्या करते हैं, कोई और कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन फॉर द प्रोसीड या स्पीड अप द रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन स्लो होती है, उनको स्पीड अप करने के लिए उनको कैटलिस्ट की जरूरत या स्पेसिफिक कंडीशन देनी पड़ती है स्पीड अप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में जनरली इनसॉल्युबल, ज्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर हाई पोलर होता है, इनऑर्गेनिक है और हाई पोलर, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो नॉन पोलर होते हैं या तो वेरी लो पोलर होते हैं। तो याद रखो कभी भी लो पोलर और नॉन पोलर हाई पोलर में डिसोल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो नॉन पोलर होते हैं या तो वेरी लो पोलर होते हैं। तो वेरी नॉन पोलर और वेरी लो पोलर की वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मिक्स नहीं होते, मिसिबल। तो मैंने लिखा दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में जनरली इनसॉल्युबल, सिवाय कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्ट मैंने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर कौन से होते हैं। अगर आपको मैं बता दूं एक्चुअली वो भी कुछ होते हैं, जैसे आपको पता है जिनके अंदर क्या हो OH ग्रुप हो या NH2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो वो कंपाउंड जिनके अंदर ये ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनके साथ भी कार्बन क्या हो, लो नंबर ऑफ कार्बन्स, बहुत ही कम कार्बन वाले स्पीशीज, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ये ग्रुप हो OH या NH2 और कम कार्बन हो, लो कार्बन हो, तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अदरवाइज जितने भी ऑर्गेनिक है वो इनसॉल्युबल होते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो जनरली माना ज्यादातर जो है वो इनसॉल्युबल पानी में, हाँ बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन इनके अपने ऑर्गेनिक, इनके अपने फैमिली, अपने खानदानी सॉल्वेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक जिनमें ये डिसॉल्व हो जाए, जैसे ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन,
इथाइल एसीटेट, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। ये ऑर्गेनिक, खुद के ऑर्गेनिक ही सॉल्वेंट्स होते हैं, खुद के मतलब के खानदानी सॉल्वेंट्स हैं इनके, ठीक है। तो इनकी भी मतलब कि ये क्या है, ये भी सब ऑर्गेनिक हैं, लिक्विड होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, इनकी भी लो और नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इनमें डिजोल्व हो जाते हैं, इनमें सॉल्युबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी लो और नॉन पोलर नेचर होती है। और ये भी क्या है, ये भी एक लो और नॉन पोलर नेचर के सॉल्वेंट्स होते हैं, इनमें हम मिक्स करते हैं तो सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है लाइक डिजोल्व लाइक, जिनकी पोलरिटी आपस में मैच होती है। नॉन पोलर में डिजोल्व होता है, और पोलर लो पोलर में, हाई पोलर में डिजोल्व होता है, ठीक है। तो याद रखो। अच्छा, उसके बाद दे आर जनरली कलरलेस कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादातर क्या कलरलेस होते हैं, इनका कलर ऑर्डरलेस नहीं होते। ऑर्डर हो भी सकती है, याद रखो, ऑर्डरलेस की बात मैंने, कलरलेस की बात। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड कलरलेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये किस फॉर्म में होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, तो मैंने लिखा दे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं, तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एग्जिस्ट करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, ठीक है, मिलियन बिलियन की तादाद के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या किया है, उनको तकसीम किया गया, उनकी बहुत सारी क्लासेस बनाई गई हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की काफ़ी सारी क्लासेस बनाई, किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक खास ग्रुप होता है, हर क्लास का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है, और उस फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस बनाई गई हैं, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स रखे गए। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ क्लासेस लिखी हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, अमाइन, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, अल्काइल हैलाइड। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं। हर क्लास में बहुत सारे कंपाउंड्स रखे गए हैं, जिनका फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है, उनको एक अलग से क्लास दी गई है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सारी क्लासेस बनाई गई है फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो इंट्रोडक्शन 2 लेक्चर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिए, अब इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग कैसे देते हैं, ठीक है। याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे तरीके से समझ रहे, रिएक्शंस, आइसोमेरिज्म और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो विदाउट नॉमेनक्लेचर आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आप रट्टा लगाएंगे, अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आती, आपकी नॉमेनक्लेचर अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट या आइसोमेरिज्म नहीं समझ सकते हैं, ये ज़हन में रख लो बात। तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी हो तो उससे पहले आपको नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देते और किसी स्ट्रक्चर को नाम कैसे देते और नेम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर मैंने दे दिए, एक पहला और ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब मैं नॉमेनक्लेचर के मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा फिलहाल, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के मैंने वीडियो रख ली हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां जाएंगे तो आपको टोटली वीडियोस आपको मिलेगी नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां लिखा होगा, आप वो नॉमेनक्लेचर का जो पोर्शन है ना, वो आप वहां से पढ़ लें, ठीक है। तो मैंने शुरू से लिखा है 1 बाय 1 लेक्चर। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी नॉमेनक्लेचर की मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप नॉमेनक्लेचर वहां से कवर कर लें। फिर नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एक हफ्ते तक मैं आपको कोई और अपलोड करूंगा लेक्चर इनऑर्गेनिक के जो रिमेनिंग हो गए, ठीक है। तो उसके अलावा तो एक हफ्ते के लिए क्या है कि आप जब तक उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नॉमेनक्लेचर है वो आप पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे, हम थ्योरी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मैंने दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखा हुआ है, वहां से आप 1 बाय 1 एक क्लास करके पढ़ लें, शुरू से पढ़ लेना, ठीक है। तो वो पढ़ लें, नॉमेनक्लेचर अच्छी हो जाएगी। तो नॉमेनक्लेचर जैसे ही आपकी अच्छी हो जाएगी एक हफ्ते या 10 दिन तक, तो उसके बाद फिर हम इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर 6 चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, ये 1 बाय 1, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज पढ़ेंगे, रिफॉर्मिंग पढ़ेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन चैप्टर होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए। मैं आपको हफ्ता और 10 दिन दे रहा हूँ, तब तक आप ये कवर कर लो नॉमेनक्लेचर, ठीक है। मेरे प्ले लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम से, वो सारी आप नॉमेनक्लेचर की इस क्लासेस पढ़ लें अच्छे तरीके से, नेमिंग अच्छी
अच्छी कर लें और स्ट्रक्चर बनाना सीख लें, उसके बाद फिर हम ये इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी कोचिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन लेक्चर में से आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं और एज वेल एज प्री एंट्री टेस्ट की भी। जो मेडिकल और जो इंजीनियरिंग वाले हैं दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये सारे मेरे लेक्चर कवर कर लिए हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो एंट्री टेस्ट है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इनको वन बाय वन अच्छे तरीके से डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।